जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी से, जनरल साइंस के बायोलॉजी से। और इस टॉपिक पर हर साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज, बीपीएससी सिविल सर्विसेज और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम पीटी में क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और न्यूक्लियर बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको बताऊंगा। और ये टॉपिक जानने के बाद, हमारी क्लास अटेंड करने के बाद, आप बहुत ही इजी वे में इसको समझेंगे। अभी आप डायरेक्ट अगर एनसीईआरटी का बुक रीड करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार रीडिंग करने पर आप हमारे क्लास अटेंड कर लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग कीजिए तो बहुत ही मजा आएगा आपको। तो आइए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं न्यूक्लियर बायोलॉजी का और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे सेल में वो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म जैसे हमारा ये सेल हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये प्रोटोप्लाज्म, एक साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर जो जेली लाइक लिक्विड होता है उसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्योंकि हमारा वो जेली, जो ऑर्गेनेल्स अलाइव रहते हैं वो सिर्फ जेली के कारण, अगर वो जेली ड्राई हो जाएगा तो सारे ऑर्गेनेल्स ड्राई हो जाएंगे। उसी तरह से ये न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये जेली लाइक फ्लूइड। तो ये साइटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक फ्लूइड हुआ और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर का जेली लाइक फ्लूइड हुआ, जिसमें हमारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, अलाइव रहते हैं। ये सेल हुआ, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हुआ। ये न्यूक्लिक एसिड, एज दिस इज क्लियर फ्रॉम द नेम न्यूक्लिक एसिड, तो ये हमारा सेल में, न्यूक्लियस में होता है ये एसिड। ये एसिडिक होता है, एसिडिक, क्योंकि नेम है न्यूक्लिक एसिड, तो दिस इज एसिडिक इन नेचर एंड दिस इज फाउंड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये न्यूक्लिक एसिड होता है एंड दिस इज एसिडिक इन नेचर। इसका काम क्या है? हेरिडेटरी कैरेक्टर में इसका काम आता है। और ये न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हुए, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए हुआ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, कुछ लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, दैट इज रॉन्ग। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हम कहेंगे, आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहेंगे। तो दो तरह के ये हुए। अब ये हम आगे हम देखेंगे, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और ये आरएनए का ये सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। अब ये आरएनए हमारा तीन तरह के आरएनए होते हैं। फर्स्ट आरएनए इज मैसेंजर आरएनए, फर्स्ट आरएनए इज मैसेंजर आरएनए, फर्स्ट आरएनए इज मैसेंजर आरएनए। सेकंड आरएनए इज ट्रांसफर आरएनए एंड थर्ड आरएनए इज राइबोसोमल आरएनए। तो आरएनए कितने तरह के हुए? राइबोन्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर आरएनए एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए एंड थर्ड वन इज आरआरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। इस तरह से हम देख रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हुए, एक डीएनए, दूसरा आरएनए। आरएनए तीन तरह के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। अब इसका स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये डीएनए का कैसे होता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या है ये।
अब ये देखिए, ये सेल है पूरा, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस का जो हम डायमीटर देख रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर में बहुत महीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमाटिन। क्रोमाटिन, ये न्यूक्लियस का डायमीटर होता है 0.006 मिलीमीटर, ये डायमीटर होता है। मतलब ये न्यूक्लियस का यहां से यहां मेजर करेंगे तो ये 0.006 मिलीमीटर। एक तो हमारा सेल ही माइक्रोस्कोपिक हो गया, जिसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं। उस सेल के अंदर न्यूक्लियस जो बहुत ही छोटा होता है, 0.006 उसका डायमीटर होता है। आप समझ सकते हैं कितना छोटा ये है। इसके अंदर क्रोमैटिन होता है, और ये क्रोमैटिन जो होता है 2 मीटर लंबा होता है। अगर हम न्यूक्लियस से क्रोमैटिन को, थ्रेड को अगर हम टानना शुरू करेंगे तो ये 2 मीटर लंबा हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा ऑलमाइटी, हमारा ईश्वर, ऊपर वाला जो जिसने बनाया है सारी चीज को, कितना बड़ा मैथमेटिशियन रहा है वो, जिसने एक छोटे से 0.006 मिलीमीटर के छोटे से जगह में 2 मीटर का थ्रेड उसके अंदर रहता है। और ये सब चीज बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, जिसे हम नहीं देख सकते हैं। तो दिस इज क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन का लेंथ क्या हुआ, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हमारा न्यूक्लियस का डायमीटर क्या है, 0.006 मिलीमीटर। क्रोमैटिन का लेंथ क्या है, 2 मीटर। 2 क्वेश्चन तो आपका यहीं पर बन गया। अब ये क्रोमैटिन जो है वो 2 मीटर लंबा थ्रेड है, लेकिन ये जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के पहले ये कंडेंस्ड हो जाता है। ये कंडेंस्ड हो जाता है, कंडेंस्ड होकर के ये इस तरह से ये बनाता है, इस तरह से ये कंडेंस होकर के क्वाइलिंग हो जाता है। दिस इज द क्वाइलिंग। ये क्वाइलिंग हो जाता है, ये कंडेंस हो जाता है। इसी क्वाइलिंग, ये ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स होते हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है 23 पेयर्स होते हैं। इस कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन को हम क्रोमोसोम कहते हैं। और हर क्रोमोसोम पर ये देखिए, ये कनेक्टिंग है, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। अब क्रोमैटिन से हम आगे क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम जीन्स को कैरी करता है। हमारा हेरिडेटरी कैरेक्टर कहां होता है, जीन्स में। तो क्रोमोसोम जीन्स को कैरी करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये क्रोमैटिन थ्रेड है, जो कि अभी इसके पहले स्लाइड में हमने देखा था कि ये क्रोमैटिन 2 मीटर का लंबा ये थ्रेड है। और इस क्रोमैटिन पर ये बीड लाइक है, ये बीड्स पाया जाता है, दाना टाइप का होता है, बीड्स। बीड्स, बीड्स होता है। इस बीड को हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। So nucleosomes are bead-like structure on chromatin. ये क्रोमैटिन पर bead-like structure होता है, और ये around a core of positively charged stone ये लपेटा रहता है। ये देखिए क्रोमैटिन है, दिस इज क्रोमैटिन, दिस इज क्रोमैटिन, और ये लपेटा रहता है अराउंड ए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर प्रोटीन। ये प्रोटीन के ऊपर ये लपेटा रहता है। ये जो बीड लाइक, जो हमारा क्रोमैटिन जो 2 मीटर लंबा थ्रेड है न्यूक्लियस के अंदर,
वो प्रोटीन के अराउंड लपेटा रहता है। इस प्रोटीन को कहते हैं हिस्टोन। हिस्टोन ऑक्टेमर प्रोटीन। ये देखिए 8 होता है, 8, इसलिए इसे ऑक्टेमर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक उधर है हाइट है तो 8, इसीलिए इसको ऑक्टेमर कहते हैं। तो ये हमारा क्रोमैटिन, ये बाइंडिंग रहता है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, और ये हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज ऑक्टेमर। दिस इज ऑक्टेमर। ये 8 हिस्टोन कोर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी के अराउंड ये। तो डीएनए जो के ऊपर जो जीन्स होते हैं वो उसी के रैप, उसके अंदर टाइटली ये रैपिंग किया हुआ रहता है। तो जब ये न्यूक्लियोसोम्स, इसके पहले जो है, जब जो हमारा जीन जब ट्रांसफर होता है तो ये अनबाउंड करना पड़ता है इसको, ये खुल जाता है ये, तभी ये इंफॉर्मेशन हमारा ये कैरेक्टर, हेरिडिटरी कैरेक्टर, ये ट्रांसफर होगा, जिसे हम आगे स्लाइड में समझेंगे। अभी हमने ये समझा कि ये क्रोमैटिन पर ये बीट्स होता है और ये बीट्स को हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं, और ये न्यूक्लियोसोम वाइंडिंग किया रहता है नेगेटिवली चार्ज, जो हमारा डीएनए हुआ वो वाइंडिंग किया रहता है ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन, ये ऑक्टेमर पर। नेक्स्ट, अब ये हम देख रहे हैं क्रोमोसोम। दिस इज अ सिंगल क्रोमोसोम, इज अ सिंगल क्रोमोसोम। ये सिंगल क्रोमोसोम है। ये देखिए, जो क्रोमैटिन हमारा 2 मीटर लंबा होता है, वो सेल डिवीजन के पहले वो कॉन्डेंस हो जाता है, और कॉन्डेंस होकर के इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाता है। तो दिस इज क्रोमोसोम, और इसको ये ज्वाइन एक पोजीशन पर रहता है, इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर। और ये एंड को टीलोमियर कहते हैं, बोथ एंड को टीलोमियर कहते हैं, और इसके दोनों आर्म्स को हम कहते हैं आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये क्रोमैटिड हुआ, ये पूरा हो गया हमारा क्रोमोसोम। दिस इज द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ये क्रोमैटिड हुआ, ये क्रोमैटिड हुआ, और इसको जो एक पॉइंट पर जो जुटता है इसको सेंट्रोमियर कहते हैं, एंड को टीलोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर ज्वाइन द 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है जो एक पॉइंट पर ज्वाइन करता है, जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम, क्रोमैटिन और डीएनए, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन कंडेंस्ड होकर ये क्रोमोसोम बनता है। अब क्रोमोसोम के थ्रेड को हम जब निकालते हैं हाथ से, अगर वो उसको एक इमेजिन करते हैं कि अगर हम उसको टान रहे हैं, चूंकि वो रैप किया हुआ, कंडेंस्ड किया हुआ है, तो ये निकलने के बाद इस तरह से ये थ्रेड्स आएगा, थ्रेड्स, ये थ्रेड्स आएगा। और ये थ्रेड जो है, ये देखिए हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामेयर, ऑक्टा, ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जीन्स हो गया। तो चूंकि ये हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ये पॉजिटिवली चार्ज ये प्रोटीन होता है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि ये जो डीएनए का जो घुमाव है ये किस प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम क्या है, प्रोटीन पर है या किस चीज पर, तो वो हिस्टोन ऑक्टा प्रोटीन होता है वो, एंड दैट प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज। अब ये हमारा, इसको फिर अगर हम ये इसको अगर टानते हैं इसके बाद, तो ये हमारा मेन जो हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं डीएनए का। तो डीएनए को सबसे पहले ऑब्जर्व एक स्विस साइंटिस्ट ने किया था, जिसे फ्रेडरिक मीशर बोलते हैं, फ्रेडरिक माइशर। सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया कि डीएनए होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1869 में। लेकिन डीएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, ये बहुत स्टडी के बाद 2 साइंटिस्ट, जिनका नाम है
जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने एक मॉडल दिया 1953 में। देखिए कितना गैपिंग है। 1869 में फ्रेडरिक माइशर ने ऑब्जर्व किया कि डीएनए होता है, लेकिन 1953 में इतने सालों के बाद दो साइंटिस्ट जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में ये एक मॉडल दिया। उस मॉडल को कहते हैं, चूंकि नाम जेम्स वॉटसन फ्रांसिस क्रिक, इसलिए इसको कहा गया वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, वाटसन एंड क्रिक मॉडल, जो कि 1953 में आया। इससे भी क्वेश्चन बनता है, और इसको डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल, ये डबल हेलिक्स मॉडल है। इट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। इसमें यह बताया गया कि दो स्ट्रैंड बनता है, दो स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड। ये आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि बांस की सीढ़ी होती है। अब तो बांस की सीढ़ी का जमाना लगभग चला गया है, अभी भी गांव में देहातों में रहता है। नहीं तो आप शहरों में दुकानों में देखते होंगे, शॉप्स में, कि एल्युमिनियम का सीढ़ी रहता है, और इस तरह से ये रहता है। तो सपोज कीजिए कि वो बांस का या एल्युमिनियम का नहीं हो, और ये रबड़ का है। रबड़ को हम इस तरह से घुमा सकते हैं। तो ये घुमाने के बाद जो मॉडल बना, ये देखिए, यही है डबल हेलिक्स मॉडल। इट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, एंड इन दिस ये दो स्ट्रैंड बनता है, दो स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड, टू स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड, एंड दैट इज मेड बाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि जो स्ट्रैंड है हमारा, उससे क्या चीज से बना होता है? मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, वन इज न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब मेनी, मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, और ये डबल स्ट्रैंड है, ये डबल स्ट्रैंड, टू स्ट्रैंड, इस तरह से डबल हेलिक्स मॉडल दैट वाज गिवन बाय Watson and Crick in 1953. First of all, it was observed by Frederick Miescher in 1869. It was identified by this scientist, and later on 1953 double helix model was given by Watson and Crick. अब हम देखते हैं आगे। ये देखिए स्टैंड है। ये हमने कहा था कि रबड़ के स्टैंड को घुमा देंगे, इस तरह से ये स्टैंड एक बना। इस स्टैंड में एक यूनिट में ये 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक स्टैंड में, सिंगल स्टैंड में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ईच न्यूक्लियोटाइड, हर एक न्यूक्लियोटाइड का क्या है। ये 10 न्यूक्लियोटाइड्स है। एक न्यूक्लियोटाइड को हम स्टडी करते हैं कि वो क्या चीज से बना होता है, वो होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो होता है एक डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, जिसको हम पेंटोस शुगर कहते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, इसीलिए इसको पेंटोस शुगर कहा जाता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। सेकंड में फॉस्फेट ग्रुप PO4, PO4 नेगेटिवली चार्ज, फॉस्फेट ग्रुप नेगेटिवली चार्ज होता है। सेकंड वन इज नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड वन इज नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं, एक प्यूरिन, दूसरा पायरोमिडिन। नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं, एक प्यूरिन, सेकंड इज पायरिमिडिन। प्यूरिन दो तरह का होता है, एडेनिन गुआनिन, एडेनिन गुआनिन। पायरोमिडिन दो तरह के होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो प्यूरिन हमारा नाइट्रोजन बेस दो तरह का हुआ, एडेनिन गुआनिन, एंड पायरिमिडिन भी दो तरह के होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये डीएनए के केस में ये साइटोसिन जो होता है, ये आरएनए में नहीं होता है। आरएनए में इसके जगह पर होता है यूरेसिल, तो साइटोसिन की जगह पर यूरेसिल होता है।
ये आरएनए में, आरएनए में साइटोसिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि जो शुगर है, शुगर कौन सा शुगर है, तो पेंटोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है। नाइट्रोजन बेस कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। प्यूरिन कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं, एडेनिन गुआनिन। पायरिमिडिन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, साइमिन थाइमिन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, एक स्ट्रैंड कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनता है, तो 10 न्यूक्लियोटाइड से बनता है। सो मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। डीएनए में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड थाइमिन, आरएनए में एडेनिन गुआनिन यूरेसिल एंड थाइमिन। यही एक्सेप्शन है कि जो कि डीएनए में ये होता है, आरएनए में, डीएनए में साइटोसिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। इससे भी क्वेश्चन बनता है। Nitrogenous base of DNA and RNA are held together by weak hydrogen bonds. ये एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये देखिए एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। दिस इज वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन जुड़ा रहता है थाइमिन से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और गुआनिन जुड़ा रहता है साइटोसिन से, ट्रिपल बॉन्ड से। ये दोनों बॉन्ड जो है, चूंकि हमारा सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, केमिस्ट्री फिर इसमें आ जाता है, अप्लाई हो जाता है कि ये आपका ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होता है। यहां हम देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड है, तो ये वीक बॉन्ड होगा क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब देखिए फिर नेचर ने क्यों बनाया, इसमें वीक बॉन्ड क्यों बनाया, क्योंकि डीएनए का रिप्लिकेशन करने के लिए, डीएनए को रिप्लिकेशन करने के लिए ये बॉन्ड टूटना जरूरी है। ये बॉन्ड टूटेगा तभी डीएनए रिप्लिकेशन होगा। तो ये बॉन्ड अगर मजबूत होगा तो टूटेगा ही नहीं, या उसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत प्रोटीन चाहिए, जो के लिए दिक्कत होगी। इसीलिए इसको वीक बॉन्ड नेचर ने बनाया है कि वीक बॉन्ड्स होने से ये ब्रेक हो जाता है और ये फिर डीएनए रिप्लिकेशन होता है। इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ब्रेक हो आसानी से, इजीली ब्रेक हो, कम एनर्जी पर ब्रेक हो, ताकि हमारा डीएनए रिप्लिकेशन हो पाए। न्यूक्लियोटाइड का हम ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, बैक वाला भी। अब ये हम देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रैंड हम देख रहे हैं। ये स्ट्रैंड में देखिए एडेनिन थाइमिन से जुड़ा है, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा है। एडेनिन, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ये फुल एक हेलिकल टर्न है, एक हेलिक्स का एक टर्न है, और 10 न्यूक्लियोटाइड्स का ये पेयर है। 10 न्यूक्लियोटाइड्स का यहाँ पर पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर ये 3 डायमेंशनल है, इसलिए पिक्चर नहीं आया। ये 5 इसमें होगा, 5 इसमें होगा, 1 2 3 4, एक 5 इसमें हिडन है, 1 2 3 4 5। तो ये 10 न्यूक्लियोटाइड्स का ये पेयर है। इसमें देखिए ये फॉस्फेट, ये PO4 है, नेगेटिवली चार्ज, और ये शुगर है, पेंटोस शुगर। और ये हेलिक्स में फिर हमारा ये एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन ये जुड़ा हुआ है, और फिर यहाँ पर ये फॉस्फेट है। इस तरह से इसका एक हेलिकल टर्न में ये 10 न्यूक्लियोटाइड्स है। ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड हो गया। इस तरह के 10 न्यूक्लियोटाइड एक हेलिकल टर्न में होते हैं। तो अब हमें देखना है कि ये पूरा जो लेंथ है एक इसका, ये कितना लंबा होता है। ये होता है 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रम। दिस इज 34 एंगस्ट्रम।
ये पूरा एक हेलिकल टर्न का, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, पूरा एक हेलिकल टर्न का लंबाई क्या होगा, ये 34 एंगस्ट्रम या 3.4 नैनोमीटर। तो इस तरह से 10 न्यूक्लियोटाइड्स है इसमें, तो 10 न्यूक्लियोटाइड्स का डिस्टेंस क्या है, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रम। तो एक प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच का क्या होगा, इसे 10 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 3.4 एंगस्ट्रम या 0.34 नैनोमीटर। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रम। अब इसका वेट क्या है, ये दो हेलिक्स, ये तो घुमाया हुआ है, लेकिन अगर हम इस तरह से देखेंगे तो इस दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, ये 20 एंगस्ट्रम है या 0.2 नैनोमीटर। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि दोनों हेलिक्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, 20 एंगस्ट्रम या 0.2 नैनोमीटर। एक न्यूक्लियोटाइड का, ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। यहां देखिए, ये पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर, 5 कार्बन शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर इसको कहते हैं। इससे ये जुड़ा होता है फॉस्फेट, फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और यही फॉस्फेट जो है वो एसिडिक नेचर देता है, न्यूक्लियोटाइड को एसिडिक नेचर कहां से मिलता है, कोई क्वेश्चन बनता है कि ईच न्यूक्लियोटाइड को नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेचर कहां से मिलेगा, वो फॉस्फेट से मिलेगा। और ये बॉन्ड जो है शुगर और फॉस्फेट के बीच को जो बॉन्ड है, इसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि एक न्यूक्लियोटाइड में शुगर और फॉस्फेट के बीच का जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये नाइट्रोजन बेस हुआ, तो ये हमारा एक शुगर हो गया, ये फॉस्फेट हो गया, और ये नाइट्रोजन बेस हो गया। यही तो है हमारा न्यूक्लियोटाइड, ये बॉन्ड हो गया, तो ये शुगर हो गया और ये नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच का बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ग्लाइसिडिक, ग्लाइसिडिक बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। और ये नाइट्रोजन बेस में देखिए, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये नाइट्रोजन बेस है हमारा। तो ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का ये हमने आपको स्ट्रक्चर दिया है। इससे देखिए कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट ने देख लिया कि डीएनए कैसे क्या करता है। तो डीएनए सेल्फ रिप्लिकेशन करता है, सेल्फ रिप्लिकेशन करता है, अपना डीएनए अपना जेरोक्स कॉपी बनाता है, इसको रिप्लिकेशन प्रोसेस कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिप्लिकेशन। और ये रिप्लिकेशन होता है पॉलीमरेज एंजाइम में। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि ये रिप्लिकेशन किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, पॉलीमरेज एंजाइम में। डीएनए सेल्फ अपना डीएनए बनाता है, उसे कहते हैं रिप्लिकेशन। डीएनए फिर ट्रांसफर किया एमआरएनए में, डीएनए से एमआरएनए बना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए एंजाइम के प्रेजेंस में बनता है। अब एमआरएनए जो है ये प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, क्या करके प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है राइबोसोमल में। तो एमआरएनए देता है टीआरएनए को, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। तो टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए में ये हमारा चीज तैयार हो गया। अब ट्रांसफर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, न्यूक्लियस से बाहर निकला और ये चला जाता है राइबोसोम में, जहां होता है राइबोसोमल, आर
rRNA, यही राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो ये सारा चीज तैयार होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस डीएनए ने सारा चीज तैयार किया मैसेंजर आरएनए के थ्रू, फिर वो टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए ले गया, और राइबोसोमल आरएनए जो कि हमारा न्यूक्लियस के बाहर है, वो वहां जाकर के वो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अब केस क्या होता है कि जब एचआईवी वायरस अटैक कर गया, जैसे वायरस हम जानते हैं कि वो न लिविंग है न डेड है, बीच में है। ऐसा आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वायरस जब लिविंग में जाता है तो वो लिविंग हो जाता है। क्यों हो जाता है? वायरस क्यों डेड रहता है? क्योंकि उसका अपना डीएनए नहीं होता है। वायरस का अपना डीएनए, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि वायरस क्यों डेड है? क्योंकि उसका अपना डीएनए नहीं होता है। तो वायरस जैसे ही अटैक हुआ है, एचआईवी वायरस या कैंसर वायरस, कार्सिनोमा, तो ये जो डीएनए से आरएनए बना, डीएनए से जैसे ही आरएनए बना, ये वायरस क्या करता है, इसको फिर डीएनए बना देता है। जब आरएनए प्रोसेस है कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से फिर वो एमआरएनए और फिर टीआरएनए और फिर राइबोसोम में गया तो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, प्रोटीन से हमारा एनर्जी मिला, एनर्जी से हमारा सेल को जिंदा है, सेल डिवीजन होगा। तो जब आरएनए से फिर वो डीएनए बना दिया तो सारा, तो वो क्या किया, वो एक्चुअली जैसे ही वायरस घुसता है सेल के अंदर, वो पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। पूरे सिस्टम को उसने हाईजैक कर लिया, सिस्टम अपने अंडर में ले लिया। उसे क्या बोलते हैं जो सॉफ्टवेयर में अटैक करता है, साइबर में। तो उसको पूरा सिस्टम को अपने अंडर में कर लिया और आपके सिस्टम को आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दिया। वो आरएनए से फिर डीएनए बनाया, और ये डीएनए कैसा बना? ये डीएनए वायरल डीएनए बना। ये नॉर्मल डीएनए नहीं है। अगर ह्यूमन बीइंग के बॉडी में चला गया वायरस, तो आरएनए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके जो डीएनए बनाया, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो वहां पर ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आ जाता है। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जैसे आया तो ये रिवर्स हो गया, आरएनए से फिर डीएनए चला गया, प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। लेकिन वो डीएनए नहीं बना जो हमारा ओरिजिनल डीएनए था। वो वायरस जो है इतना चतुर चालाक है कि पूरा सिस्टम को ये करके अपना वो डीएनए बना लिया। उसके पास अपना डीएनए तो है नहीं, तो दूसरे के बॉडी में घुस के दूसरे सेल को वो करके और फिर वो अपना डीएनए बना लिया। तो ये वायरल डीएनए बन गया, वो ओरिजिनल डीएनए नहीं रहा। और ये वायरल डीएनए अब सेल के अंदर रिप्लिकेशन करने लगा, बहुत तेजी से रिप्लिकेशन करने लगा, जैसे कैंसर सेल्स होता है, एचआईवी सेल्स होता है। तो वो इतना तेजी से रिप्लिकेशन करने लगा कि पूरा न्यूक्लियस को अपने डीएनए से वो भर दिया। और उसके बाद क्या होता है कि न्यूक्लियस बस्ट कर गया। न्यूक्लियस बस्ट कर गया और जितना उसने बनाया सब और ब्रेक हो गया। और चूंकि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो गई है, सेल में हमारी एनर्जी मिल नहीं रही है, तो हम फाइट करेंगे क्या? हम जब खाएंगे पिएंगे नहीं तो हम वर्क क्या करेंगे? तो मेरा ओरिजिनल सेल हो गया डेड, और ये एचआईवी वायरस हजारों लाखों करोड़ की संख्या में फैल गया। तो दिस इज द सिस्टम। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो हर सिविल सर्विसेज में फिर रिपीट कर रहा हूं। इसमें क्वेश्चन आना ही आना है, और मैंने बहुत ही इजी वे में और बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप लोग को समझाया है। ऐसा मुझे लगता है कि आप लोग को पसंद आया, इसलिए प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय हिंद।